मोस्टली फ्रीक्वेंसी तो शुक्र ऊपर वाले का अभी तक यही रहा है कि उसको मोस्टली गाने पसंद आते हैं। लेकिन जब वो मना करती है तो मुझे पता चल जाता है कि, और मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है, जब भी उसने कहा है कि कोई गाना अच्छा है, वो अच्छा चला है। और जब उसने बोला कि ये अच्छा होगा बट मुझे मजा नहीं आया, तो ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्स भी, मतलब ये हसल से पहले का भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मृणाल जो है, उससे बहुत मासी वाली वाइब आती है, बहुत ज्यादा। जिस तरीके से वो ख्याल रखती है ना। एक दिन मैं भूखा था तो मैंने टेंशन में था, बैटल होने वाली थी, खाया नहीं था, तो आई ऐसे ही कह रही खाया है कुछ, मैंने कहा नहीं, कह रही मेरे पास एक खाना पड़ा हुआ है, तो मैंने मंगाया था, मेरे पास है, खाओगे, मैंने कहा हाँ। तो बहुत ख्याल रखती है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है शैन बी। शैन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाय हाय हाय, हेलो, कैसे हैं आप? सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज योर अर्लीस्ट मेमोरी जो कि आपको याद आता है व्हेन यू गॉट इनटू दिस रैप म्यूजिक, या फिर यू स्टार्टेड इंटरेस्ट ओवर दिस रैप इंडस्ट्री। ओह, तो काफी पहले का, आई थिंक इट इज, वी कैन गो बैक टू 2011। जब मुझे लगता है कि मेरा एक, वो कहते हैं ना, टीनेज वाला प्यार एक होता है मन में, जब वो मेरा दिल टूटा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तब मैंने अपना फर्स्ट रैप लिखा। तो वो जब वो एक्चुअली मेरे दिल में मैं गाना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले ने वैसी आवाज बख्शी नहीं थी उस टाइम पे। तो मेरे को कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन तो चाहिए ही था। तो इसीलिए फिर मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया जब मैंने फर्स्ट टाइम लिंकिन पार्क सुना और एमिनेम और ये सब। उस टाइम पे हमें क्या होता था, सीडीज देते थे सब ना, मैशअप्स बना के, कि ये नए नए गाने हैं तो ये लो सीडीज पे सुनो। तो मैंने लिंकिन पार्क, लिम्प बिस्किट, बहुत सारे ऐसे बैंड्स, और एमिनेम, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट सुने, तो रैप की तरफ ज्यादा दिलचस्पी हुई। तो वही 2011 से एक्चुअली मैं रैप कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करता था पहले एक्सपेरिमेंटल, फिर लेटर ऑन प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया। ओके, तो दिल जले आशिक रैपर बन गए बेसिकली। वो कहते हैं ना कि दिल टूटने के बाद या तो आप बिखरते हो नहीं तो निखरते हो, वही वाला हाल हुआ है आपके साथ। ये ऑलमोस्ट हर एक इंसान की स्टोरी है, बस वही है कि कैसे दिल टूटता है वो अलग अलग है सबका। चलिए थोड़ी सी आपकी हसल जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं कि अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल जो कि बहुत दे आर इनटू लाइक जो बहुत ज्यादा इजीली यूथ को कनेक्ट कर लेता है, बट स्टिल यू हैव वेरी डिफरेंट जोन जहां पे आप लिखते हो। तो हाउ डिड यू डिस्कवर कि मुझे इस जोन के अंदर जाना है, बिकॉज यू नो इट्स इजी फॉर देम या फिर अदर पीपल जो कि बहुत रिलेटेबल जोन के अंदर लिखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इफ देयर इज अ लव स्टोरी, वो ज्यादा यूथ को अट्रैक्ट करेगा। बट आपका जोन थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, या फिर उनको थोड़ा रिलेट करना, या फिर थोड़ा उनको उसमें टू मेक देम लव योर आर्ट। तो हाउ डिड यू लाइक गो इनटू सच डिफरेंट जोन? क्या वो ये था कि आई वांट योर डिफरेंट आइडेंटिटी, या फिर जस्ट यू वर गोइंग विद द फ्लो? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर दिस। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम एट द एंड ऑफ द डे आर्ट करने आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें बहुत पहले हमने ये सीख लिया था कि कई बार लोग, ऐसा हो सकता है कि पूरी जिंदगी आर्टिस्ट निकाल देता है इस सोच में, क्या मुझे लोग समझ पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम हमेशा पूछते हैं। लेकिन जब हम टीवी पे आए तो इट्स वेरी इजी टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, एंड आप सोच सकते हो कि नहीं, मैं ऐसा काम करता हूँ जो सबको पसंद आए। लेकिन एक दिल में वो कहता है कि नहीं भाई, तू वो कर जो तू करने आया है, जो स्टेटमेंट तू, और मुझे मुझे पता है कि मेरा जो लिखने का तरीका है, जो टॉपिक्स मैं उठाता हूँ, वो बहुत मुश्किल है, जो कहते हैं ना, आपको उनसे एसोसिएट करने में या रिलेट करने में। लेकिन चाहे 10 लाख ना हो, 10 लोग तो होंगे ना, 10 लोग तो रिलेट कर पाएंगे ना। तो मेरा गोल कभी ऐसा नहीं था कि 10 लाख लोग करें, अगर वो 10 भी अच्छे से कर जाएं तो मेरे लिए जीत है एज एन आर्टिस्ट। और हम आर्ट बनाने ही आए थे। और यही है, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ कि लोग पूछ रहे हैं मेरे से, तू ग्राउल क्यों करता है अपने गानों में, स्क्रीम क्यों करता है? तो वो मेरी रूट्स में है। मैं रॉक को कभी नहीं भूलूंगा, रॉक ने मुझे बनाया है, तो मैं कैसे जाने दूं? जस्ट बिकॉज वो एक्सेप्टेड नहीं है डजेंट मीन कि मुझे करना नहीं चाहिए। मैं करूंगा, हक से करूंगा। अगर लोगों को पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, क्या पता कल को पसंद हो। बहुत सारे आर्टिस्ट आज लोगों को पसंद है जो पहले पसंद नहीं थे। तो टाइम चेंज होता है ना, हमें अपने आप को चेंज नहीं करना है, बात यह है।
तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एज एन आर्टिस्ट या फिर एज एन लाइक राइटर या प्रेजेंटर, जब आप कोई चीज लिखते हो तो आपके हर इंसान के पास एक ऐसा पर्सन होता है जिससे आप एक अप्रूवल काइंड ऑफ लेते हो कि यार ये कैसा लग रहा है, ये सही लग रहा है या नहीं। तो हु इज दैट पर्सन फॉर यू? आई कैन सी द स्माइल, तो देयर इज समथिंग जो अच्छा आने वाला है। दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी माय वाइफ, क्योंकि वो एक ऑडियंस, ऐसे सेक्ट ऑफ ऑडियंस को रिप्रेजेंट करती है जिसको बस ये पता है क्या ये अच्छा सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। वो ये नहीं बोलेगी कि टेक्निकलिटी थी इसमें, वाओ बहुत अच्छा वर्ड प्ले था। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप बहुत सारे वर्ड प्लेस डालो, आप टेक्निकल बनाओ, लेकिन अगर वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरी वाइफ मुझे बता दे कि मजा नहीं आया इसमें। अच्छा होगा लेकिन मुझे मजा नहीं आया। तो उनका अप्रूवल मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब भी कुछ होता है मैं उनको भेजता हूँ, बताओ कैसा लग रहा है, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप बताओ, तो वो बता देते हैं सीधे मजा आ रहा है कि नहीं। मोस्टली फ्रीक्वेंसी तो शुक्र ऊपर वाले का अभी तक यही रहा है कि उसको मोस्टली गाने पसंद आते हैं, लेकिन जब वो मना करती है तो मुझे पता चल जाता है कि, और मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है, जब भी उसने कहा है कि कोई गाना अच्छा है वो अच्छा चला है, और जब उसने बोला कि ये अच्छा होगा बट मुझे मजा नहीं आया, तो ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्स भी, मतलब ये हसल से पहले का भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं इसलिए बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो एक हमारी बन गई है अब वो फ्रीक्वेंसी की। अब मैं मान लेता हूँ बात, जब वो सीधे कहते हैं कि इसमें मजा नहीं है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं बैलेंस क्रिएट करता हूँ कहीं, तो आई विल फाइंड अ मिडिल ग्राउंड इवेंचुअली। ओके, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमिंग अप। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इफ हसल का पूरा प्लेटफॉर्म और जितने भी कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग जजेस वो एक फैमिली है, देन हु विल रिप्रेजेंट whom? लाइक बुआ, मौसा, फूफा, हु इज द कैरेक्टर्स देयर ओवर द स्टेज जो कि वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे? ओ, मुझे लगता है सबसे पहले तो ग्रैंडफादर, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली बादशाह भाई, बिकॉज ही हैज द अल्टीमेट से। और मैं एक कहते हैं ना जॉइंट फैमिली का एक्सपीरियंस है मुझे, तो पता है दादा जी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो ही हैज दैट काइंड ऑफ कहते हैं ना अथॉरिटी। तो वो बादशाह भाई हमारे दादाजी हैं। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मृणाल जो है उससे बहुत मासी वाली वाइब आती है, बहुत ज्यादा, जिस तरीके से वो ख्याल रखती है ना। वो कसम से कभी कोई अगर जा भी रहा है उसके कपड़े पैक करवाएगी, आपसे पूछेगी आपने टाइम पे खाना खाया। एक दिन मैं भूखा था तो मैंने टेंशन में था, बैटल होने वाली थी, खाया नहीं था, तो आई ऐसे ही कह रही खाया है कुछ, मैंने कहा नहीं, कह रही मेरे पास एक खाना पड़ा हुआ है, तो मैंने मंगाया था, मेरे पास है खाओगे, मैंने कहा हाँ। तो बहुत ख्याल रखती है, तो उससे वो मासी वाली वाइब आती है। मासी स्लैश माँ, दोनों, मासी वाली और माँ वाली वाइब आती है। तो मुझे लगता है वो। और आरबीएच भाई जो है हमारे, वो एक ऐसा कजिन है जो शैतान कजिन होता है ना, जो तुम्हें हमेशा एंटरटेन्ड रखता है जोक्स से, अपने पंगेबाज जो कहते हैं, आरबीएच भाई वैसा है। गौश इज लाइक अ वेरी, आई थिंक डिसिप्लिन्ड, जो एक और कजिन कहते हैं ना, एक और कजिन गौश इज लाइक अ डिसिप्लिन्ड कजिन, जो मेरे को फील होता है कि जिसके वो आप। बारे में पूरी फैमिली यू नो वो आपको ताने देती है उसकी तरह बनो। सी। एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ाकू, हाँ, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, बिल्कुल दिमाग कैलकुलेटेड हिसाब से अपना रखना, प्लान ये करूंगा फिर वो करूंगा फिर वो। तो गॉश इज लाइक दैट। ईपीआर भाई मुझे लगते हैं जो मामा होता है ना, क्रिटिकल मामा होता है, वैसे ईपीआर भाई वैसे हैं। डीनो भाई चाचा होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ये फर्क पड़ता है कि हाँ कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, समझ आई कि नहीं आई। तो वैसे क्रिटिकल चाचा है। और डीएमसी तो बहुत, मतलब शी इज लाइक एन एल्डर सिस्टर, जो आपको बताती है कि तू ये सही नहीं कर रहा है और टेंशन मत ले ज्यादा, जो होना है इवेंचुअली हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमारे थे इक्का पाजी। इक्का पाजी इज द काइंड ऑफ एल्डर ब्रदर जो मैं चाहता था मेरी जिंदगी में हो। तो वो ओके। वैसी है, वैसा उनका कहते हैं डिमीनर वैसा है उनका, वो आपको फील करवाते हैं कि नहीं भाई तुझे मैं एम्पावर करूंगा। तो वो एक वो बड़े भाई की तरह मार्गदर्शक होते हैं ना, इक्का भाई वैसे हैं। फिलहाल तो यही आ रहे हैं दिमाग में। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स तो आ गए। फुआ और फूफा जी वाला जो कैरेक्टर है वो कौन डिस्प्ले करेगा?
मुझे लगता है वो तो फीमेल्स तो अब सारे गए, एक ही मृणाल थी हमारे पास, वो तो मैं उसको मासी की कैटेगरी यू में कैन डाल मेक सकता इट जेंडर बायस नहीं होते, चलो वो फूफा जी वाला कैरेक्टर या फिर वो घर के हूँ। दामाद वाला कैरेक्टर जो हर दूसरी बात में इम्पोर्टेंस चाहता है एंड गेट लाइक बहुत वैसे तो इजीली। बुरा पाजी, बुरा पाजी इज गोइंग टू बी द फूफा जी, जो ना चाहते हुए भी हर चीज को वो फिलोसॉफिकल बना देते हैं। जैसे मतलब मेरे मेरे फूफा जी तो बहुत ज्यादा मतलब पॉलिटिक्स की बात जब भी कहीं बैठे होते हैं, पॉलिटिक्स फिलोसफीज की बात, तो मुझे लगता है बुरा पाजी वैसे हैं, वो फूफा जी हैं जो फिलोसॉफिकल फूफा जी। हाँ, वो बहुत अच्छी एलिट्रेशन है, फिलोसॉफिकल फूफा जी। गाइस बहुत मजा आया, दिस वाज शेनबी इन टॉक्स विद तुलिका। और प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड फॉर मोर प्लीज फॉलो टेली सफर। और बहुत मजा आया बात करके, आई होप आप दुआओं में याद रखेंगे मुझे।